वेलकम टू पार्कवे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल। एनी सेल और ऑर्गेनिज्म दैट पोजेसेस अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल जिसका एक डेफिनेट न्यूक्लियस हो उसको हम लोग बोल देते हैं यूकैरियोट। डेफिनेट न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जैसे आप लोग ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें ये जो लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवलप, इसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई भी सेल जिसमें उसका जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल है एक न्यूक्लियर एनवलप के अंदर एनवलप हुआ है, एक न्यूक्लियर एनवलप के अंदर सराउंड हुआ है, उसको हम लोग बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सारा का सारा डीएनए हो या फिर जेनेटिक मटेरियल हो, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जो है ये एक न्यूक्लियस का। अब इस न्यूक्लियस में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आउटर स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवलप है। ये जो है ये सारा का सारा क्रोमाटिन है। ये जो आपको इस तरह थ्रेड लाइक दिख रहे हैं ये है क्रोमाटिन, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है इसमें हमारा आरएनए कंडेंस हुआ है और जो हमारा क्रोमाटिन है इसमें हमारा डीएनए कंडेंस हुआ है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियर पोर। अब इन न्यूक्लियर पोर्स का क्या काम है कि जो हमारी डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होती है वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाती है, लेकिन जो हमारी ट्रांसलेशन है यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो हमारी ट्रांसलेशन है वो होती है साइटोप्लाज्म में। तो इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू जो एमआरएनए बनता है वो पोर्स के थ्रू ही न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो ये होता है एक यूकैरियोटिक सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि एक यूकैरियोटिक सेल्स का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो अब ये जो आप लोग देख रहे हो ये एक जनरल डायग्राम है एक यूकैरियोटिक सेल का। वैसे तो यूकैरियोटिक सेल जो हैं बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हर एक सेल है उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये जो डायग्राम है ये वो जनरल रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि कौन कौन से ऑर्गेनेली और कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है एक यूकैरियोटिक सेल का। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो आपको आउटर कवरिंग दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है सेल की, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये रेगुलेट करता है सेल के अंदर और सेल से बाहर जाने वाले मटीरियल्स को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन से मटेरियल एंटर करेंगे और किस अमाउंट में करेंगे, सेल के बाहर कौन से मटेरियल जाएंगे और किस अमाउंट में जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोग आ जाते हैं साइटोप्लाज्म पे। ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है मैट्रिक्स है और यही साइट है सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस की। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जो कुछ भी लाइफ प्रोसेस हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म ने ही सेल को शेप दी हुई है, सेल को उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सेल को वो कोलैप्स होने से बचाता है। और साइटोप्लाज्म ने ही सारी की सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको होल्ड किया हुआ है। साइटोप्लाज्म के बाद हम लोग शुरू करते हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस जो है कैरियर है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का। वो कैसे? क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए है और जो डीएनए है डीएनए ही हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। इसके अलावा जो हमारा न्यूक्लियस है यही हमारे सेल के मेटाबॉलिज्म को, सेल की डिफरेंशिएशन को और डीएनए आरएनए सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए है जो इन सभी कामों के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। न्यूक्लियोलस के बाद आ जाता है, न्यूक्लियस के बाद आ जाता है न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस है यहाँ पे सारा का सारा आरएनए कंडेंस हुआ है सेल का।
अब न्यूक्लियस के बाद आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये असल में एक सिक्रीटरी ऑर्गन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंथेसिस करता है फैट्स की, प्रोटीन्स की, स्टीरॉइड्स की और वैक्यूल्स फॉर्म करता है। इसके अलावा जो चैनलाइजेशन होती है सेल में, चैनलाइजेशन का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सेल में जो सेलुलर मटेरियल्स हैं या सेल मटेरियल्स हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। देखिए ये जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसको रफ और स्मूथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसी वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होगी जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जैसे कि ये, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। उसके इन सब चीज़ों के अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल की डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान जो वेस्ट बनता है, जो हार्मफुल मटेरियल्स बनते हैं वो भी जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनसे छुटकारा पाने में सेल को हेल्प करता है। आप लोग गोल्जी अपरेटस को गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर है देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये हैं गोल्जी अपरेटस। इन गोल्जी अपरेटस का काम क्या है? ये सेल के पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन कैसे? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी सिंथेसिस किया ये उसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन सा मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल क्या है। जैसे जो पोस्टमैन होता है वो देखता है कि किस एरिया में कौन से लेटर जाएंगे, कौन से पार्सल जाएंगे। फिर ये उनके लिए वेसिकल बनाता है। वेसिकल मतलब क्या? कि उन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए एक वैक्यूल, और ये वेसिकल्स बनाता है। और फिर जिसको जब किसी भी सेल प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनेली को, तब ये जो गोल्जी अपरेटस है उनको रिलीज़ कर देता है। गोल्जी अपरेटस के बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सब जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में रेस्पिरेशन होती है जिससे क्या रिलीज होती है? एनर्जी, एटीपी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आगे लाइजोसोम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है लाइजोसोम। अब लाइजोसोम को आप लोग स्टमक ऑफ सेल भी बोल सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइजोसोम है ये एक डाइजेस्टिव ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर जितने हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको ये जो लाइजोसोम है डाइजेस्ट कर जाता है अपने एंजाइम्स की हेल्प से। और लाइजोसोम के बाद आ जाते हैं राइबोसोम। ये जो आपको दिख रहा है ये है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है? ये प्रोटीन्स बनाते हैं। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ पे भी प्रोटीन प्रेजेंट थे। हम लोगों ने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो ट्रांसलेशन है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म में वो क्यों होती है? क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस ही राइबोसोम को बनाता है। न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम बनाए और फिर उनको साइटोप्लाज्म में स्प्रेड कर दिया। तो जो राइबोसोम्स हैं वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। लास्ट में आगे सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इनका सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल्स जो हैं इन्हीं से स्पिंडल फाइबर अराइज करते हैं सेल की डिवीजन के लिए। और लास्ट में आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये असल में एक साइटोस्केलेटन का काम करते हैं सेल के लिए। सेल को होल्ड करके रखते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को होल्ड करते हैं, साइक्लोसिस और क्लीवेज को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको हर एक यूकैरियोटिक सेल में दिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पार्कवे को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
If you like this video, please give a thumbs up, share and subscribe to our channel Parkway.